सामान्यतः सितारे का जीवन चक्र दो तरह का होता है और लगभग सभी तारे इन दो जीवन चक्र में से किसी एक का पालन करते हैं। इन दो जीवन चक्र में चयन का पैमाना उस तारे का द्रव्यमान होता है। कोई भी तारा जिसका द्रव्यमान 3 सौर द्रव्यमान, 1 सौर द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान के तुल्य हो वह मुख्य अनुक्रम नीले तारे से लाल तारे में परिवर्तित होते हुए अपनी जिंदगी बिताता है। लगभग 90% तारे इस प्रकार के होते हैं। यदि कोई तारा अपने जन्म के समय 3 सौर द्रव्यमान से ज्यादा द्रव्यमान का होता है तब वह मुख्य जीवन अनुक्रम में काफी कम समय के लिए रहता है, उसका जीवन बहुत कम होता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतनी ही छोटी जिंदगी और उससे ज्यादा विस्फोटक मृत्यु जो एक न्यूट्रॉन तारे या श्यामविव को जन्म देती है। तारों का अपने जीवन काल में ऊर्जा उत्पादन अपनी जिंदगी के अधिकतर भाग में मुख्य अनुक्रम के तारे हाइड्रोजन सम्मिलन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया में 2 हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम का एक परमाणु निर्मित करते हैं। ऊर्जा का निर्माण का कारण है कि हीलियम के परमाणु का द्रव्यमान 2 हाइड्रोजन के परमाणु के कुल द्रव्यमान से थोड़ा सा कम होता है। दोनों द्रव्यमानों में यह अंतर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह ऊर्जा आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण E=mach2 जहां A= ऊर्जा, m= द्रव्यमान और C= प्रकाश गति। हमारा सूर्य इसी प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। हाइड्रोजन बम भी इसी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। नीचे दी गई तस्वीर में 2 प्रोटॉन हाइड्रोजन का केंद्रक मिलकर एक ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो भी मुक्त होते हैं। इस ड्यूटेरियम नाभिक पर जब एक प्रोटॉन से बमबारी की जाती है हीलियम 3 का नाभिक निर्मित होता है, साथ में गामा किरण के रूप में एक फोटॉन मुक्त होता है। इसके पश्चात एक हीलियम 3 के नाभिक पर जब दूसरे हीलियम 3 का नाभिक टकराता है स्थायी और सामान्य हीलियम का निर्माण होता है और 2 प्रोटॉन मुक्त होते हैं। इस सारी प्रक्रिया में निर्मित पॉजिट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराकर ऊर्जा में बदल जाता है और गामा किरण फोटॉन के रूप में मुक्त होता है। हमारे सूर्य के केंद्र से ऊर्जा इन्हीं गामा किरणों के रूप में वितरित होती है। हमारा सूर्य अभी इसी अवस्था में है। नीचे दिए गए आंकड़े सूर्य से संबंधित है। सूर्य बाकी अन्य तारों के जैसा ही होने की वजह से ये सभी तारों के प्रतिनिधि आंकड़े माने जा सकते हैं और हम तारों के कार्य पद्धति के बारे में समझ सकते हैं। हर सेकंड सूर्य 5000 लाख टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है। इस प्रक्रिया में हर सेकंड 50 लाख टन द्रव्यमान ऊर्जा में तब्दील होता है। यह ऊर्जा लगभग 1027 वॉट की ऊर्जा के बराबर है। पृथ्वी पर हम इस ऊर्जा का लगभग 2/1 अरब 2 अरबवां हिस्सा प्राप्त करते हैं या 2 × 1018 वॉट ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह ऊर्जा 100 सामान्य बल्बों को 50 लाख वर्ष तक जलाए रखने के लिए काफ़ी है। ये मानव इतिहास से भी ज़्यादा समय है। मुख्य अनुक्रम के तारे की मृत्यु लगभग 10 अरब वर्ष में एक मुख्य अनुक्रम का तारा अपनी 10% हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित कर देता है। ऐसा लगता है कि तारा अपनी हाइड्रोजन सम्मिलन की प्रक्रिया को अगले 90 अरब वर्ष तक जारी रख सकता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। ध्यान दें कि तारे के केंद्र में अत्यधिक दबाव होता है और इस दबाव से ही सम्मिलन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में बढ़ा हुआ दबाव मतलब बढ़ा हुआ तापमान। केंद्र के बाहर में भी हाइड्रोजन होती है, लेकिन इतना ज़्यादा दबाव नहीं होता कि सम्मिलन प्रारंभ हो सके। अब हीलियम से बना केंद्र सिकुड़ना प्रारंभ करता है और बाहरी तह फैलते हुए ठंडी होना शुरू होती है। ये तह लाल रंग में चमकती है। तारे का आकार बढ़ जाता है। इस अवस्था में वह अपने सारे ग्रहों को निगल भी सकता है। अब तारा लाल दानव रेड गिंट कहलाता है। केंद्र में अब हीलियम सम्मिलन प्रारंभ होता है क्योंकि केंद्रक संकुचित हो रहा है, जिससे दबाव बढ़ेगा और उससे तापमान भी। ये तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि हीलियम सम्मिलन प्रक्रिया से भारी तत्व बनना प्रारंभ होते हैं। इस समय हीलियम कोर की सतह पर हाइड्रोजन सम्मिलन भी होता है क्योंकि हीलियम कोर की सतह पर हाइड्रोजन सम्मिलन के लिए तापमान बन जाता है, लेकिन इस सतह के बाहर तापमान कम होने से सम्मिलन नहीं हो पाता है। इस स्थिति में तारा अगले 100,000,000 वर्ष रह सकता है। इतना समय बीत जाने के बाद लाल दानव का ज़्यादातर पदार्थ कार्बन से बना होता है। ये कार्बन हीलियम सम्मिलन प्रक्रिया में से बना है। अगला सम्मिलन कार्बन से लोहे में बदलने का होगा।
लेकिन तारे के केंद्र में इतना दबाव नहीं बन पाता कि यह प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। अब बाहर की ओर दिशा में दबाव नहीं है, जिससे केंद्र सिकुड़ जाता है और केंद्र से बाहर की ओर झटके से तरंगे शॉक वेव भेजना शुरू कर देता है। इसमें तारे की बाहरी तह अंतरिक्ष में फैल जाती है। इससे ग्रहीय निहारिका का निर्माण होता है। बचा हुआ केंद्र सफेद बौना वामन तारा व्हाइट ड्वार्फ कहलाता है। ये केंद्र शुद्ध कार्बन कोयला से बना होता है और इसमें इतनी ऊर्जा शेष होती है कि यह चमकीले सफ़ेद रंग में चमकता है। इसका द्रव्यमान भी कम होता है क्योंकि इसकी बाहरी तह अंतरिक्ष में फेंक दी गई है। इस स्थिति में यदि उस तारे के ग्रह भी दूर धकेल दिए जाते हैं, यदि वे लाल दानव के रूप में तारे द्वारा निगले जाने से बच गए हो तो। सफ़ेद बौने वामन तारे सफ़ेद बौना तारा की नियति इस स्थिति में लाखों अरबों वर्ष तक भटकने की होती है। धीरे धीरे वह ठंडा होते रहता है। अंत में वह पृथ्वी के आकार 8000 किलोमीटर व्यास में पहुंच जाता है। इसका घनत्व अत्यधिक अधिक होता है। एक माचिस की डिब्बी के बराबर पदार्थ एक हाथी से ज़्यादा द्रव्यमान रखेगा। इसका अधिकतम द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से 1.4 चंद्रशेखर सीमा गुना हो सकता है। ठंडा होने के बाद यह एक काले बौने ब्लैक ड्वार्फ बनकर कोयले के ढेर के रूप में अनंत काल तक अंतरिक्ष में भटकते रहता है। इस कोयले के ढेर में विशालकाय हीरे भी हो सकते हैं। महाकाय तारे की मौत सूर्य से काफ़ी बड़े तारे की मौत सूर्य मुख्य अनुक्रम के तारे की अपेक्षा तीव्रता से होगी। इसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतनी तेजी से केंद्रक संकुचित होगा, जिससे हाइड्रोजन सम्लन की गति ज़्यादा होगी। लगभग 100 से 150 लाख वर्ष में मुख्य अनुक्रम तारे के लिए 10 अरब वर्ष एक महाकाय तारे की कोर कार्बन की कोर में बदल जाती है और वह एक महाकाय लाल दानव गिगनैटिक रेड गिंड में परिवर्तित हो जाता है। मृग नक्षत्र में कंधे की आकृति बनाने वाला तारा इसी अवस्था में है। ये लाल रंग में इसलिए है कि इसकी बाहरी तह फैल गई है और उसे गर्म करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, लेकिन ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा नहीं है। इस वजह से वह ठंडा हो रहा है और चमक लाल हो गई है। ध्यान दें, नीले रंग के तारे सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं और लाल रंग के सबसे कम। इस स्थिति में मुख्य अनुक्रम के तारे और महाकाय तारे में अंतर यह होता है कि महाकाय तारे में कार्बन को लोहे में परिवर्तित करने के लायक दबाव होता है, जो कि मुख्य अनुक्रम के तारे में नहीं होता है। लेकिन ये सम्लन ऊर्जा देने की बजाय ऊर्जा लेता है, जिससे ऊर्जा का ह्रास होता है। अब बाहर की ओर के दबाव और अंदर की तरफ के गुरुत्वाकर्षण का संतुलन खत्म हो जाता है। अंत में गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है। तारा केंद्र एक भयानक विस्फोट के साथ सिकुड़ जाता है। यह विस्फोट सुपरनोवा कहलाता है। 4 जुलाई 1054 में एक सुपरनोवा विस्फोट 23 दिनों तक दोपहर में भी दिखाई देते रहा था। इस सुपरनोवा के अवशेष कर्क निहारिका के रूप में बचे हुए हैं। इसके बाद इन तारों का जीवन 2 रास्तों में बंध जाता है। यदि तारे का द्रव्यमान 9 सौर द्रव्यमान से कम लेकिन 1.4 सौर द्रव्यमान से ज़्यादा हो तो वह न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। वही इससे बड़े तारे श्याम वीवर ब्लैक होल में बदल जाते हैं, जिसका गुरुत्वाकर्षण असीम होता है, जिससे प्रकाश भी बचकर नहीं निकल सकता। बौने वामन तारे की मौत सूर्य एक मुख्य अनुक्रम का तारा है, लेकिन ये पीले बौने तारे की श्रेणी में भी आता है। इस लेख में सूर्य से छोटे तारों को बौना वामन तारा कहा गया है। बौने तारों में सिर्फ लाल बौने तारे ही सक्रिय होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन सम्लन की प्रक्रिया चल रही होती है। बाकी बौने तारों के प्रकार भूरे, सफ़ेद और काले हैं जो मृत होते हैं। लाल बौने का आकार सूर्य के द्रव्यमान से 1/3 से आधा के बीच और चमक 1/100 से 1/10 लाख के बीच होती है। प्राक्सीमा सेंटारी सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा एक लाल बौना है जिसका आकार सूर्य से 1/5 है। यदि उसे सूर्य की जगह रखे तो वह पृथ्वी पर सूर्य की चमक 1/10 भाग ही चमकेगा, उतना ही जितना सूर्य प्लूटो पर चमकता है।